गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या है। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, इस टॉपिक को आप ये भी बोल सकते हैं एनएलएम विथ फ्रिक्शन। अभी तक हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन पढ़ा था। अभी तक फ्रिक्शन के बारे में भी बातें हुई थी, तो इसको ये भी लोग बोलते हैं एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले आपको एनएलएम बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए। तो बात करते हैं कि फ्रिक्शन है क्या। देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, इस पे हमने फोर्स लगाया, ऐसे देख लीजिए, ये जा रहा है। अगर ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस सरफेस पे। बात करेंगे आगे। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जैसे मतलब अपोज करता है। ये रखा हुआ है बॉडी, ठीक है, देखिए ये बॉडी का रखा हुआ है, इस पे हम इधर धक्का दे रहे हैं तो अपोज कर रहा है, इधर इसको रोक रहा है। सपोज ये लिया मार्कर को, ऐसे कर दिया, रोल कर दिया, तो भाई ये रुकता क्यों है? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज द मोशन। ऐसे यहाँ पे एक्चुअल में रिलेटिव मोशन बात करनी चाहिए। सपोज ये भी कभी कभी केस होगा कि ये भी सरफेस चल रहा होगा, ये सरफेस, यदि ये ऐसे चल रहे हैं, दोनों सरफेस चल रहे हैं, तो इसलिए बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स which oppose the relative motion between surface. What is definition? इसका बात करते हैं। Friction is a force. Friction is a force, ठीक है, which oppose the relative motion between surface. Which oppose the relative motion बिटवीन सरफेस। और एक बात और है, मैंने लिखा है विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस। सरफेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, बट इट में सपोर्ट और अपोज द मोशन ऑफ पार्टिकुलर बॉडी। अपोज द, बात करेंगे, समझेंगे इस बात। मोशन ऑफ पार्टिकुलर बॉडी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से समझ में आएगा कि फ्रिक्शन सपोर्ट और अपोज कैसे करता है, ठीक है। ये ले लिया, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक ले लिया बी, दो ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब ये और बी ब्लॉक है, और मान लेते हैं कि जैसे ये ए एक्सेलरेशन से दोनों, ये स्मूथ सरफेस है, मान लिया हमने सरफेस कैसा है, स्मूथ, और ये है रफ सरफेस। एक बात बता दूं, स्मूथ का मतलब होता है फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, फ्रिक्शन इज जीरो। और रफ का मतलब होता है देयर इज ए फ्रिक्शन, ठीक है, समथिंग अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जानते हैं, सारे फोर्सेस को दिखाना है। ए है, ठीक है, और ये है ब्लॉक बी। अब आप बताइए, नॉर्मल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये एक्सेलरेशन से पूरा ए और बी ब्लॉक इधर जा रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन क्या लगेगा बताइए। एक मिनट, और एक फोर्स, एक्स्ट्रा एक फोर्स लगा दिए, यहां से फोर्स लगा है इस पर, ठीक है, तो एफ फोर्स लगेगा। अब ये देखिए, ये और ये सरफेस के बीच में, तो ये छोड़िए, इसको बारे में अभी बात नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन। ये क्या हो गया? फ्रिक्शन। इस चीज को लिख सकते हो चाहो तो FBA, और यहां पे भी होगा, ध्यान दीजिएगा, FBA, फ्रिक्शन ऑन बी। देखिए ध्यान से, इससे समझते, ये हमने स्मूथ दे दिया, रफ नहीं दिया, स्मूथ दिया, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। और इन दोनों सरफेस के बीच में ये आगे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। इसको बोलोगे FBA, और इधर एक लगेगा FAB। देखिए इस सरफेस पे ये आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे किधर लगेगा? पीछे, ठीक है। इसको क्या दिखेगा?
ये आगे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन, सॉरी ये पीछे जा रहा है, देख लीजिए फिर से समझना, ये रखा हुआ है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर रहेगा, पीछे। और फ्रिक्शन जो होता है एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये एक्शन रिएक्शन है, ये जो ये है ना, ये दोनों ये एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। एफ ए बी क्या है और एफ बी ए क्या है, एफ ए बी फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, एफ बी ए क्या है, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। देखिए अब यहां पर ए असलेशन है, अब ये ध्यान देखिए असलेशन को सपोर्ट कर रहा है अपोज, ये देखिए ये ए ब्लॉक के लिए असलेशन क्या कर रहा है, सपोर्ट। फ्रिक्शन विल सपोर्ट फॉर ए और फ्रिक्शन विल अपोज फॉर बी, देख लीजिए फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है इस डायग्राम में और ए के लिए और अपोज कर रहा है बी के लिए। देखिए असलेशन इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों असलेशन इधर है तो इस केस में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, अपोज। तो फ्रिक्शन में सपोर्ट और अपोज, ए के लिए सपोर्ट कर रहा है और बी के लिए अपोज कर रहा है ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकुलर बॉडी, पार्टिकुलर बॉडी के मोशन को सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसलिए कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which oppose the relative motion between surface but it may support or oppose the motion of particular body, ठीक है। कुछ लिख लीजिए इसको, ये हमारा फ्रिक्शन का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। डेफिनेशन हो गया फ्रिक्शन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पहला जैसे लिखा कि फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज द रिलेटिव मोशन। ये तो बातें हो गई कि फ्रिक्शन क्या करता है, ऐसे चलो इसको डेफिनेशन ऐसे भी लिख लेते हैं, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब ये बात समझेंगे कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है और रिलेटिव मोशन क्या है, ठीक है। जैसे ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज मान लेते हैं कि ये 10 न्यूटन के फोर्स पे चलता है, ऐसे रखा हुआ है, कितने पे चलेगा, 10, तो हम 1 लगाएंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, 2 पे भी चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए 10 पे, ध्यान दीजिएगा ये 10 है, 10 पे चलने वाला है, 1 लगाएंगे तो रुका रहेगा, 2 लगाएं तब भी रुका रहेगा, 3 लगाएं तब भी रुका रहेगा। जैसे ही 10 लगाया तब मोशन स्टार्ट होने वाला है, मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। 10.1 लगा दिया तो ये चलने लगेगा, 11 लगा दिया तब भी चलेगा, ठीक है। तो 1 से 10 तक जो हुआ ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मैंने लिखा है इट फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या, 10 से ज्यादा लगाया, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे समझते हैं, 10 पर ये 10 फोर्स देख ले, 10 पे चलने वाला है, 1 लगाएंगे तो चलेगा क्या, नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, रुका हुआ है, बट देयर इज अ टेंडेंसी। ऐसे देखिए, ऐसे ये फ्रिक्शन नहीं लग रहा, अभी हम क्वेश्चन आगे कराएंगे। ये देखिए ये ऐसे रुका हुआ, इसका टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने की, तो देयर इज नो फ्रिक्शन। ये देखिए 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 लगाया तब भी नहीं चलेगा, बट टेंडेंसी टू मूव, तो देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर इज अ फ्रिक्शन। ये हो गई बात। और बात ये होती है कि दूसरा चाहो तो ये समझ सकते हो कि 11 लगा दिया तो 11 लगा दिया तो रिलेटिव मोशन होगा, तो फ्रिक्शन अपोज द, ये बातें हो गई, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज द रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसा होता है फ्रिक्शन, कैसा होता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम आगे के बारे में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो। और ये फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर
में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट कौन से फोर्स करते हैं? ऑल रियल फोर्स एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। वैसे आप क्रैश किया होता आपको पता है कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। इट एक्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस, इट एक्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये सरफेस के टेंजेंशियली लगता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब लिख लीजिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भाई कारण क्या है? कारण को समझने के लिए देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है, ए है बी है ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई कारण क्या है इसका? एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर इसका देखोगे, अगर एक्चुअल में बात करोगे, ये देखिए छोटे 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 दाने दाने रहेंगे और इसके रहेंगे, दोनों इंटरलॉक एक दूसरे पे हो जाते हैं, दोनों मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से मतलब बंधे होते हैं। अगर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू बताओगे, माइक्रोस्कोपिक, अगर माइक्रोस्कोपिक फोर्स बताओगे, ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक व्यू बताओगे, एक्चुअल में क्या होगा ऐसा, बहुत माइक्रो लेवल पे बात करोगे तो ऐसा, ये देखिए ऐसा काम होगा ए का और बी का, ये एकदम माइक्रो, आप चाहो तो माइक्रोस्कोप से देखोगे। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसे बंधे होते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसे चीज रखा ना तो इनके बीच एकदम छोटा सा, मतलब क्या बोला जाए, मतलब इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू करोगे तो इनके बीच जस्ट मतलब छोटे छोटे मतलब बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये रीजन होता है व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या माइक्रोस्कोपिक फोर्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जब बताया है मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत गर्मी है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, अभी जस्ट हमने बात किया था कि ये कितना पे ये मूव करेगा, 10 पे, हमने मान लिया था कि ये 10 पे, 10 न्यूटन पे मान लिया, ऐसा 10 न्यूटन में मूव कर रहा है, तो 1 न्यूटन लगाएंगे मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। 2 पे करेगा? नहीं करेगा। 3 पे भी नहीं करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या में है? रेस्ट में है, बट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अगर रहता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रहता है बिटवीन सरफेस, ये कब काम करता है? देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, बट रेस्ट में ही रहे, बिटवीन सरफेस ऑफ कांटेक्ट, बिटवीन सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो ये लगता है, देखिए 1 से 10 पे चल रहा है, 2 लगाओगे तब भी नहीं चलेगा, 3 लगाओगे तब भी नहीं चलेगा, 8 लगाओगे तब भी नहीं चलेगा, 9 लगाओगे तब भी नहीं चलेगा। टेंडेंसी लेकिन है आगे जाने, कैसे लगा रहे हैं, मान लो ऐसे चीज इधर लगा रहे हैं 3, तो टेंडेंसी है जाने। ठीक है, तो टेंडेंसी जब होता है तो ये होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखे, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, बिटवीन टू सरफेस। और ये बात, एक बात करेंगे आगे भी आएगा बात, ये वेरिएबल फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है हमेशा वेरी करते रहता है, जैसे बताते हैं आगे। हम ये 10 पे चलने वाला है, हम 1 लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? ये और ये दोनों बराबर रहो। आगे हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ये देख लीजिए फ्रिक्शन फोर्स 1 लगाए तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स 1 हो जाएगा,
2 लगाए 2 होगा, 10 लगाएंगे तो 10 होगा, लेकिन 10 से ज़्यादा लगाएंगे तो ये चलने लगेगा, उसी फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे ही मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन गाड़ी चलने लगी, ये चलने लगा, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये फोर्स में तो हम अगर एक फोर्स लगाया, एक है तो हमारा भी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 1, 2 है तो 2। ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल फोर्स। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? वेरिएबल होता है, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। भाई 10 पे चलने वाला, हमको एक फ्रिक्शन चाहिए, एक फ्रिक्शन फोर्स, तो हम 1 अप्लाई कर देंगे। अभी आगे बात करेंगे क्यों होता है। 2 लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग वेरिएबल होता है, तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगला बात करेंगे कि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है फाइंडिंग, देयर इज नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, नो फार्मूला, नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई फार्मूला ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी फाइंड। देयर इज नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी फाइंड। ठीक है, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी फाइंड, कैन बी फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं। और ये क्या होता है, आगे एकदम क्लियर होगा, परेशान नहीं होना। एफएस, जो एफएस होता है ऐसा होता है यूएसएन, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से पता चल गया एफएक्स मैक्स यूएसएन होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे छोटा होता है। ये क्या होता है, इसको चाहो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग इक्वल टू µs n। ठीक है, और µs क्या है? µs को बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, µs को बोलेंगे। तो देख लीजिए यहां से दिखा रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है µs n, ये µs n हो गया मैक्सिमम वैल्यू, µs n हो गया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये। तो देयर इज नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी फाइंड बाय द फार्मूला fs इक्वल टू fs मैक्स इक्वल टू µs इनटू n। इससे छोटा ही होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे मोर डिटेल बात करेंगे। अब इसका बात करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम है रोलिंग फ्रिक्शन भी, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन, या इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब ये भाई कब लगेगा? पहला पॉइंट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मैंने बोला था 10 पे चलने वाला है, जैसे ही चलना स्टार्ट होगा, जैसे ही चलना स्टार्ट होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब व्हेन रिलेटिव मोशन प्रेजेंट बिटवीन सरफेस ऑफ कंटेक्ट, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस ऑफ कंटेक्ट, जब रिलेटिव मोशन सरफेस ऑफ कंटेक्ट के बीच होगा, ठीक है, मतलब ये चलने लगेगा। अभी जैसे बात किया था 1 से 10 तक पोर्शन 1 2 3 लगाए तो का होगा, बट टेंडेंसी है चलने की, तो स्टैटिक। जैसे ही चलने लगा 10 से 11 12 11 13 लगाने लगे तो चलने लगा, तो वही रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस ऑफ कंटेक्ट होता है, तो ये लगता है। और ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, और इसके लिए देयर इज ए फार्मूला, देयर इज ए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला एफ के, लिखते हैं इसको म्यू के इंटू एन। म्यू के को क्या बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये
प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किसका बना होता है। ये होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। यहां भी एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड हो गया, देयर इज मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन बता दीजिए। अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, इसका डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा कोई बता दे? स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फिर से बात कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। हो गया चीजें। एक बात और लिख लेते हैं क्वेश्चन में, कभी म्यू गिवन, म्यू इज गिवन, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू। अगर क्वेश्चन में केवल म्यू दिया है तो आपको कंफ्यूजन होगा, ये म्यू के है या म्यू एस है। काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो उस समय आपको क्या लेना है? दोनों बराबर होता है। इफ म्यू इज गिवन, नॉट मेंशन म्यू के एंड म्यू एस, देन यू हैव टू, इफ म्यू इज गिवन, म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू। ठीक है, ये बातें हो गई। हमने बात कर लिया स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। लिख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बेसिक लेक्चर। सबसे पहले बात ये होगी कि क्वेश्चन लेते हैं। ये 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये वेलोसिटी दे दी है, इसको वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो कभी भी सरफेस लेंगे, सरफेस जो लेंगे ये रफ ही है, स्मूथ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करें, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये है, एफबीडी बनाइए, सॉल्व कीजिए, खत्म। ये 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये देखिए वेलोसिटी इधर है, ऑब्जेक्ट ये जा रहा है उधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बता दीजिए? पीछे। ये फ्रिक्शन अगर इस सरफेस का बनाओगे ऐसे, ये एक्शन रिएक्शन पे होगा, वो तारे एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पे। मतलब ये ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा और ये सरफेस इस पे लगाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो इस पे फ्रिक्शन अगर पीछे लगेगा तो इस सरफेस पे आगे लगेगा। ठीक है, मतलब सरफेस भी इस पे एग्जर्ट करेगा, ये सरफेस, नीचे वाला सरफेस भी उस पे ब्लॉक पे एग्जर्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी ब्लॉक ले लेते हैं, ए और बी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसको दे दिए 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, अब बताना है कि दोनों ब्लॉक का क्या करेंगे, डायरेक्शन ये बताना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। एफबीडी बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम, ए बी। अब बताइए ये 20 से आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? पीछे। अरे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। F1 मान लीजिए, ये देखिए F1, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन इस पे सरफेस पे पीछे। और यहाँ पर बात ये होगी, इन दोनों सरफेस के बीच में भाई देखते हैं ये 10 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, नीचे वाला आगे जा रहा है। अरे नीचे वाला कहाँ जा रहा है? आगे। नीचे वाला आगे जा रहा है, उस नीचे वाले के फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये भी एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है और ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पे। कोई कंफ्यूजन?
लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और मजेदार छोटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि ऐसे ले लिया, वेलोसिटी 0 कर दिया, लो बता फ्रिक्शन। अरे भाई ये तो रुका हुआ है, देयर इज, देख ले, देयर इज नो मोशन या देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, मैंने दो ही बात किया है। फ्रिक्शन एक्ट ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये तो बिल्कुल रुका हुआ, टेंडेंसी भी नहीं है जाने की, एकदम फ्लैट सरफेस है। अगर ऐसा रहता तो क्या होता, टेंडेंसी इधर आ जाने की, फ्रिक्शन ऐसा लगता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन नंबर 4, इसी में हम क्या कर लेते हैं, फोर्स लगा लेते हैं। ले, वेलोसिटी 0 है, फोर्स लगा लिया, अलग बात है, फोर्स हमने क्या कर लिया, लगा दिया। अब बता फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, देखिए ये फोर्स F इधर लग रहा है, जाने की टेंडेंसी आगे है, फ्रिक्शन ये लगेगा। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये रुका हुआ है। ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए, एकदम बेसिक लेवल पे बात देखिए। क्रैश के लिए है चूंकि थोड़ा सा फास्ट लेंगे और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 kg का ब्लॉक है, कितने kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, और इस पे हम ले लेते हैं ऐसे, म्यू के ले लिया, म्यू के इक्वल टू 0.3 ले लिया, और इस पे मान लेते हैं कि फोर्स हमने 50 न्यूटन का लगा दिया। क्वेश्चन है फाइंड, बताइए फ्रिक्शनल फोर्स, पहला फ्रिक्शनल फोर्स, सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये क्वेश्चन बताना है क्या क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। 10 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन का फोर्स है, म्यू के दिया। म्यू के देने का मतलब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, लेकिन आपको म्यू एस भी जरूरत पड़े तो ले सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, हम आगे म्यू एस म्यू के में कंफ्यूज नहीं करेंगे, परेशान नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा बताइए, फ्री बॉडी डायग्राम, 100 न्यूटन 10 G नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब बताइए फोर्स कितना लग रहा है, 50। यहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के इंटू एन लिख लिए। ये काइनेटिक है, एस्थेटिक है, हमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा है 50 लगेगी। फ्रिक्शन कितना लगे पहले देख लेते हैं। म्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये वैल्यू हो गई 30। हम खींच रहे हैं इसको 50 से, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 30, हम 50 से इसको खींच रहे हैं, हम पीछे लग रहा है 30, तब भी तो ये जाएगा ना, तो किधर जाएगा, आगे की ओर। ब्लॉक है, ये कितना से खींच रहे हैं 50 से, और ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है 30 की वैल्यू। अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, मास कितना है ये 10 kg। एक्सेलरेशन यहां से 2 चीजें कर सकते हैं, एकदम बेसिक मेथड, नेट फॉरवर्ड फोर्स 50 माइनस 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10A, और यहाँ से 20 इक्वल टू 10A, और A की वैल्यू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। आप चाहो तो एक्सेलरेशन ट्रिक से कर ले, ये तो पढ़े हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, ये तो पढ़ लेते बचपन से ही। 50 माइनस 30 अपॉन 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला था पहले हम पढ़ चुके थे, वो सब काम आएगा, वो सब काम आएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, एक्सेलरेशन तो निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 30 न्यूटन, और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये। लास्ट क्वेश्चन एक करेंगे और, ठीक है, और इसके बाद मजेदार कल का टॉपिक लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम बेसिक है, एकदम यही, दिस इज द रूट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा एंगल पे फोर्स ले लेते हैं। फोर्स को हमने क्या ले लिया, 10√2 ले लेते हैं 45 डिग्री पे, 10√2 दिखाई दे रहा है क्या, 10√2, ठीक है। और ये 45 डिग्री पे ले लिया, और इस ब्लॉक का मास 4 kg ले लिया, और यहाँ पे म्यू, जो म्यू की वैल्यू है 0.3 ले लिया, ऐसे ले लिया 45 डिग्री पे। तो ये इसमें क्या करना, पहला फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बताना है, सेकेंड क्या करना है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और थर्ड फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करोगे, कोई क्वेश्चन हो, फ्री बॉडी डायग्राम, नथिंग एल्स, चल लगा लीजिए। ये कितना हो जाएगा 40, इसके 2 कंपोनेंट आएगा, एक कॉस और एक साइन। तो इधर आएगा कॉस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√2 cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 2 कैंसल, 10, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा 10√2 sin 45, ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, नीचे 40 लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन चूंकि ऊपर लगेगा कांटेक्ट सरफेस से, और ऑब्जेक्ट जाने की टेंडेंसी आगे है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3, और नॉर्मल क्या है, आपको लग रहा था कि mg के बराबर लिख ले, यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉर्मल इक्वल टू mg ऐसा नहीं होता है, दिस इज डिपेंड। अब यहाँ से निकाल सकते हो अपवर्ड टोटल फोर्स कितना है, n + 10 = 40 डिग्री, n + 10 अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई 30। पहला क्वेश्चन का आंसर जवाब मिल गया, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 30, फ्री बॉडी डायग्राम से अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ मोशन होने वाला नहीं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स n, अब ये n की वैल्यू 30 डाल देंगे, कितना आ जाएगा 9 न्यूटन, सेकेंड हो गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई 9 न्यूटन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, एकदम सिंपल, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बताइए, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन टोटल मास 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन। ओके, कोई कंफ्यूजन किसी को, एकदम सिंपल। नेक्स्ट कल बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, चलेगा।